हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, उनको नोट करिए। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव्स को समझा भी रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसमें 12 और फर्स्ट क्वेश्चन है 12 और 15 का HCF क्या है। तो यहाँ पर 12 और 15 का HCF आप सभी बच्चों को पता होगा कितना होता है, 3 होता है। आप HCF निकालते सभी बच्चों को आता ही होगा, तो यहाँ पर 3 होगा। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल 32 और LCM 8 दे रखा है। तो बताइए बच्चों HCF क्या होगा। इस HCF जो होगा वो 32/8 मतलब कितना होगा, HCF 4 होगा। तो यहाँ पर 4 आपको लगाना है। इसके बाद है 4 और 7 का HCF क्या होगा। तो 4 और 7 का HCF क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इसके जो फैक्टर हम करेंगे 4 और 7 के, तो कोई भी फैक्टर वहाँ पर नहीं होगा, मतलब एक वहाँ पर HCF होगा। इसके बाद है 12, 15, 21 का LCM क्या होगा, 420 होगा। बच्चों आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। 5√2 का कौन सी संख्या है। तो इस प्रकार से कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आ सकता है। जो रूट वाली संख्या बाहर नहीं आ सकती है उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पर है 135 और 225 का HCF क्या है। तो यहाँ पर 135 और 225 का HCF 45 है। प्रत्येक संख्या जो होती है वह एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग इसको। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है 96 और 91 का HCF। तो ये आपको याद रखना है 13 होता है। 94 और 404 का HCF कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। इसके बाद आता है आपका अल्फा धन बीटा बराबर -B बटे होता है, अल्फा बीटा बराबर C बटे होता है। सब बच्चों को याद होगा, इनको आपको नोट डाउन कर लीजिए। रेखीय बहुपद किसी भी फॉर्म का आ सकता है जिसमें रेखीय बहुपद Px प्लस Q प्रकार का यदि है तो इसके शून्यंक होंगे -Q/P, यहाँ इसके शून्यंक होंगे। बहुपद जैसे इसमें दे रखा आपको, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बहुपद x+1 x² -x -x⁴ प्लस के लिए घात कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार का कौन सा भी क्वेश्चन यदि बनकर आता है तो आपको मैक्सिमम जो पावर होगी वो इसकी घात होगी बहुपद की। यहाँ पर 5 इसकी घात, क्यों, क्योंकि x में जब x⁴ का, यहाँ पे देखिए x⁴ है, यहाँ x में x⁴ का इंटू करेंगे तो x⁵ आ जाएगी, मतलब घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है -3 और 4 के शून्यंक जो है वो x² - x - 12 के शून्यंक होंगे। मतलब -3 और 4 किसके शून्यंक होंगे, तो ये इस बहुपद के शून्यंक होंगे। इसके बाद बच्चों इसमें Px के शून्यंक जो है यदि शून्य है तो आरेख जो होगा वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। ये बच्चों ध्यान रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वापिस से एक बार इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं कि यदि Px के शून्यंक शून्य है तो आरेख x अक्ष के क्या होगा, इसका समांतर होगा। यह बच्चों ध्यान रखना है। बहुपद दे रखा है x² + 10x + 24 के शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा, 24 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी जो बटे वाला होगा या फिर जिसके अंदर x के अंदर रूट होगा वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। ये बच्चों ध्यान रखना है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x - 1 x² - 3x², ये रूट के अंदर यहाँ पर x² आ गया, मतलब x आ गया सॉरी, तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एक k - 1 x² + kx+1 का एक शून्यंक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान -4/3 होगा। मतलब ये शून्यंक x की जगह जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस में x की जगह -3 रख दीजिए इसमें, और जैसे रखेंगे यहाँ पर बराबर में शून्य करने पर वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है। जितनी घात होती है उतने शून्यंक होते हैं। बहुपद की जितनी घात होती है, जैसे कि सपोज कीजिए x⁵ हो गई प्लस 4x² हो गया, जो भी है, तो इस प्रकार का कोई भी यदि बहुपद है इसमें पावर मैक्सिमम पावर के बराबर ही उसके शून्यंक उस जो है बहुपद के शून्यंक होंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी घात होगी उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यंक होंगे। इसके बाद बच्चों आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी क्वेश्चन जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, दो रैखिक समीकरण दे दिया। तो इसकी तीनों कंडीशंस आप सभी बच्चों को पता होगी, प्रतिच्छेदी कब होगी, संपाती कब होगी और समांतर कब होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पर कर लेना है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वो है समीकरण 2x - 3y = 5 में यदि x = 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। आप आराम से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान रख करके यहाँ पर दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, x
धन bx धन c बराबर 0 होता है, ये भी आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल समान है तो विविक्त कर का मान क्या होगा, 0 होगा। समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं भिन्न होती होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चर की अधिकतम घात द्विघात समीकरण में क्या होती है, 2 होती है, ये भी बच्चों ध्यान रखें, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल 3/2 और 2 होंगे। k का मान ज्ञात कीजिए, यदि x वर्ग धन 2 kx धन k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो 0 एवं k 1 जो है इसका आंसर होगा, ये भी बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल जो होंगे वो 1 1 होंगे, यहाँ आपको ये भी नोट डाउन कर लीजिए। x² प्लस 5x बराबर 0 के मूल 0 माइनस 5 होंगे। वर्ग समीकरण के मूल समान है तो b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 होता है या फिर b वर्ग बराबर 4ac होता है, ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों। एक समीकरण px बराबर 0 जहां आपको दे रखा है px घात 2 का बहुपद है तो यह वर्ग समीकरण कहलाती है, बच्चों आपको ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने की इस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने ज्ञात करने की जो विधि का सूत्र दिया था, वो उस गणितज्ञ का जो नाम है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का वो श्रीधराचार्य जी है, और उनके अनुसार जो ये सूत्र है, इस सूत्र को भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, याद करिए इसको। सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि मूल बराबर है तो श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है वो चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पर मूल बराबर होने की स्थिति में x बराबर माइनस बी बटे 2a इसके मूल होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x वर्ग माइनस 1 के मूल +1 और -1 होंगे। x माइनस 3 पूरे का स्क्वायर के मूल 3 होंगे। क्या 2x² प्लस 3 रूट x प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो x वर्ग माइनस 1 के मूल +1 और -1 होंगे, ये बच्चों आपको ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न है जिस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। x माइनस 3 पूरे का स्क्वायर के मूल 3 होंगे। क्या 2x² प्लस 3 रूट x प्लस 1 द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों जो रूट के अंदर यदि x आ जाता है या y आ जाता है या जो भी जो है x y t के फॉर्म में जिस भी फॉर्म में यदि द्विघात समीकरण दे रखी हो तो उसमें यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है, संख्या के अलावा जो है जो चर पद आ जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको ध्यान रखना द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके बाद है x प्लस 1 के मूल 0 माइनस 1 होंगे, ये बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। d बराबर b वर्ग माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विविक्त करके बोलते हैं। वर्ग समीकरण के क्या अनेक हल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं होते हैं बच्चों, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें समांतर श्रेणी जो है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, -77 होगा बच्चों, इसको आप कर लीजिए, लिख लीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं बच्चों। 3 6 9 का कौन सा पद 27 है, तो आपको 9वां पद यहाँ पे 27 है। समांतर श्रेणी 6 4 2 का सार्वंतर -2 है, प्रथम पद 7 है, सार्वंतर -2 है, तो प्रथम 4 पद क्या होंगे, तो बच्चों 7 5 3 1 यहाँ पे प्रथम 4 पद होंगे। 3 के गुणज प्रथम 5 गुणजों का योग आपको ज्ञात करना है, तो प्रथम 5 3 गुणजों का जो योग होगा वो 45 होगा। इसके बाद है ये देखो क्वेश्चन a18 माइनस a14 बराबर 32 है, तो सार्वंतर कितना होगा, तो यहाँ पर इसका 8 होगा। n का nवा पद यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, nवा पद 3 + 2n है, तो प्रथम पद क्या होगा बच्चों, तो n की जगह यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 3 + 2 मतलब 5 हो जाएगा। और सार्वंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा पद भी निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 7 का समांतर माध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो किसी भी दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके बटे में 2 करना है। तो 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 16 के बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको 8 करना है। 3/√5 एवं 4/√5 का जो अंतर है वो 1/√5 होगा। समांतर श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा, तो -2√2 पहला पद है, √2 द्वितीय पद है और 0 तृतीय पद है, तो अगला पद -√2 होगा। n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n प्रथम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो होगा Sn बराबर n/2 1 + n होगा। n पदों का योग का सूत्र आप सब बच्चों को पता है, Sn बराबर n/2 a + l, l की जगह क्या है यहाँ पर an है, n का मतलब यहाँ l जो होगा वो अंतिम पद होगा।
इसके बाद nवें पद का सूत्र बच्चों याद करना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1/2 सभी को पता है। -1 -2 -3 का 6वां पद क्या है, -6 होगा। इसके बाद जो है 6/5a 4d AP है, तो a का मान क्या होगा, तो 13/5 होगा। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे, कैसे हम इसको कर लेंगे, ध्यान से आप देखिए। इसमें जो है a की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। प्रथम पद दे रखा है, तृतीय पद भी दे रखा है, तो प्रथम और तृतीय पद इसको जोड़िए आप। 6/5 प्लस 4 को जोड़िए, कितना आएगा यहाँ पे, 5 4 20, 20 और 6 26/5। अब आप लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य के लिए याद है आपको, दोनों को जोड़ करके बटे में 2 करते हैं, तो बटे में हम 2 कर देंगे, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 13 बार, तो 13/5 यहाँ पर जो a की जो वैल्यू आएगी 13/5 आ जाएगी। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि AB बराबर 6√3, AC इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 6 हो तो कोण B का मान जो है वो 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था, तो ये बोधायन द्वारा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों। एक आदमी पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, तो बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वो 15 मीटर की दूरी पर है। पाइथागोरस प्रमेय से इसको कर लेना है। समकोण त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई 6, 8, 10 इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। समरूप सभी जो वर्ग और वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो है वो SSA, AAA और ASA, ये भी आपको समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को बच्चों ध्यान रखना है। इसके बाद है यहाँ पर जैसे कि 8, 15, 17 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज क्या होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा। थेल्स प्रमेय का कथन बच्चों आपको ध्यान रखना है। थेल्स प्रमेय का कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किसी खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बच्चों लिख लीजिए आप लोग। और पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। एक्स वाई में एक्स को क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। मूल बिंदु से 3 4 की दूरी जो होगी, बिंदु 3 4 की दूरी 5 होगी। इसके बाद 2 3 की एक अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें गलतियां करते हैं, ध्यान रखें। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपको बिंदु दे दिया 4 और 5। अब इसकी एक अक्ष, इस बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 5 होगी। जो y निर्देशांक होगा वो x अक्ष से दूरी होगी। समझ में आ रहा आपको। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बोला 3 और 7, बताओ इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर 7 होगी। ओके, और यदि मैं पूछूं y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 3 होगी। इस बिंदु 3 7 की x अक्ष से दूरी 7 होगी और y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3 होगी। बच्चों ध्यान रखना है। इसके बाद x अक्ष और y अक्ष की प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु कहते हैं। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी √x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग होगा। मूल बिंदु की कोटि शून्य होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य होती है तो वह x अक्ष पर स्थित होता है। ये भी बच्चों आपको नोट डाउन कर लेना है। मूल मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। और विभाजन सूत्र बच्चों आपको सबको पता ही है। विभाजन सूत्र m1x2 + m1x2 + m2x1/m1 + m2। इस प्रकार से x और y की वैल्यू हम विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, यदि कोई त्रिभुज आपको दे दिया है, सपोज कीजिए ये केंद्रक, इसके x1 y1 जो शीर्ष है, x2 y2 इसके दूसरे शीर्ष के निर्देशांक है, x3 y3 तीसरे शीर्ष के निर्देशांक है। तो आपको इसके केंद्रक का मतलब केंद्र बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x1 x2 और x3 तीनों को जोड़ करके बटे में 3 करना है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल समझा भी रखा है, आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 यहाँ पर इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं। तो इसका केंद्रक क्या होगा, 1 3 और 5 को जोड़ेंगे 9/3 मतलब 3, और 2 4 और 6 को जोड़ेंगे 12/3 मतलब 4। इसके केंद्रक के निर्देशांकों के केंद्रक का सूत्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।